हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। ये है क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 10 और इसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th के लिए और स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 12th में, ठीक है? और ज़रूर आप इसको एक बार थोड़ा-सा टाइम दीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए आपको। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम गँवाए। ये चैप्टर 10 की अगर बात करें तो ये चैप्टर 10 का टाइमिंग क्या है इस स्टोरी का, तो ये याद रखिएगा। चैप्टर 10 की अगर बात करें तो ये 1800 से 30 साल पहले और 1800 के बाद 30 साल या 40 साल बाद की कहानी है। लगभग 60-70 सालों की कहानी है, ठीक है? अब बोलोगे भैया प्रॉपर टाइम बताओ, तो प्रॉपर टाइम की अगर बात करें तो ये 1770 से 1770 से कहाँ शुरू होगा, 1770 से 1800 और 1800 से लेकर 1840 तक, ठीक है? तो ये स्टोरी है। मैं ये दो दो भागों में टाइम को क्यों बांट रहा हूँ, डायरेक्ट मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ 1770 से 1840 या 1830। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1800 से पहले ज़मींदारों की स्थिति बहुत ही ख़राब था, ठीक है? और 1800 के बाद यानी 19वीं सदी जब शुरुआत हुआ तो ज़मींदारों की स्थिति धीरे-धीरे ठीक होने लगा। तो दोनों को अलग-अलग रूपों में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ। 1770 से 1800 के बीच जो ये 30 साल है, इस 30 सालों में भारतीय ज़मींदारों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ठीक है? लेकिन ज़मींदारों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब ज़रूर था, लेकिन भारतीय जो जोतदार थे, जोतदार किसे कह रहे हैं हम? तो बड़े किसान थे भारत के, उनको जोतदार कह रहे हैं हम। तो ज़मींदारों की स्थिति इस समय ख़राब हो रहा था, लेकिन ज़मींदारों की स्थिति 1770 से 1800 के बीच में समय ख़राब हो रहा था, ठीक है? उनकी स्थिति ख़राब हो रही थी आर्थिक रूप से, लेकिन वहीं पे जोतदारों की स्थिति मजबूत हो रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल के आता है कि भई ज़मींदारों की स्थिति क्यों ख़राब हो रही थी और जोतदारों की स्थिति क्यों मजबूत हो रही थी? तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जोतदार जो है ताकतवर हस्ती के रूप में कैसे उदय हो रहे थे? तो क्वेश्चन जब आएगा तो पूछेगा ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में। ग्रामीण बंगाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बंगाल उस समय पूर्व में ग्रामीण ही क्षेत्र था। तो बंगाल के बहुत सारे इलाकों में ना जोतदार एक ताकतवर हस्ती के रूप में क्यों उदय हो रहे थे, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। तो निम्नलिखित वजह से ऐसा हुआ था। पहला पॉइंट समझो, पहला पॉइंट है 18वीं सदी के अंत में। 18वीं सदी के अंत मीनिंग समझती हो, 1770 से 1800 के बीच की बात चल रहा है। तो 18वीं सदी के अंत में एक और जहाँ कई जमींदार आर्थिक रूप से संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जोतदार जो थे यानी कि धनी किसानों के रूप में अनेक गाँव में मजबूत अपने आप को कर रहे थे, उनकी स्थिति मजबूत हो रही थी। मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, 18वीं सदी के अंत में ज़मींदारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी ज़मींदारियाँ नीलाम हो रही थी इस टाइम में। इस्तिमरारी बंदोबस्त इसी टाइम में लागू किया गया था, ठीक है? तो इसलिए ज़मींदारों की आर्थिक स्थिति ख़राब हो रहा था। लेकिन ज़मींदारों की ज़मीन जब बिक रहा था, तो जोतदार ही उनको खरीद रहे थे। तो इसलिए जोतदारों की स्थिति ठीक हो रहा था। एक शक्तिशाली ताकतवर हस्ती के रूप में उदय हो रहे थे जोतदार, वहीं पे ज़मींदार कमज़ोर हो रहे थे। आई होप पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब 18वीं सदी पूरा ख़त्म हुआ, तो 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी शुरू होगा, यानी 1801, 1802, 1803, ठीक है? तो 18वीं सदी के शुरुआती समय तक आते-आते ऐसा हाल हो गया था कि जोतदारों के पास ज़मीन के बड़े-बड़े भूमि के टुकड़े बहुत सारे आ चुके थे, ठीक है? और ये जोतदार ये जोतदार है ना अपने ज़मीन को बहुत सारा भाग जो है बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे। अब बोलोगे भैया बटाईदार क्या होता है? तो देखो, जोतदार है ना बड़े किसान हैं और बड़े किसान अपने खेतों में काम नहीं करेंगे, वो रैयतों से खेती करवाएँगे। और रैयत है वो जोतदारों के साथ ज़मीन पर खेती करते थे, कैसे? तो बटाई के हिसाब से। बटाई के हिसाब से यानी कि देवदारों के खेतों में खेती करते थे और आधा ज़मींदार को फसल का हिस्सा दे दिया जाता था और आधा
रैयत रखते थे। तो ये बटाईदार हो गया, ठीक है, आधा आधा बांट लेना। तो जोतदारों के पास जो 19वीं सदी के शुरुआत तक बहुत सारे भूमि के टुकड़े आ चुके थे, तो इस भूमि के टुकड़े पर खेती कौन करता था? तो बटाईदार करते थे, यानी कि रैयत ही है ये, ठीक है। रैयत खेती करते थे बटाई के माध्यम से, कि आधा जोतदार हो जाएगा और आधा हमारा। नेक्स्ट है कि कई गांव में जोतदारों की ताकत ना जमींदारों की ताकत की तुलना में अधिक हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि जोतदार है ना, जमींदारों की तरह जमीन से दूर शहरों में नहीं रहते थे। यानी कि जमींदार है शहरों में रहा करते थे, ठीक है, गांव में नहीं रहा करते थे। और वहीं पे जोतदार है गांव में रहते थे। तो ऐसे में किसानों का सबसे ज़्यादा लगाव जोतदारों से होता था, ना कि जमींदारों से। जमींदारों को जब भी टैक्स लेना होता था तो अपने अधिकारी को ही गांव में भेज देते थे, ठीक है। और गांव में भेज देते थे टैक्स के लिए, लगान के लिए। तो वही बताओ, रैयतों का जमींदारों से क्या लगाव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लगाव जोतदारों का होगा, और गांव में जोतदारों की बातों की अहमियत ज़्यादा होगा। तो जोतदार वर्ग है ना, ग्रामीण शहरों पर नियंत्रण रखता था, और उनका ग्रामीण क्षेत्र के जो बहुत बड़े वर्ग पर प्रभाव था, नियंत्रण था। बहुत बड़े वर्ग, कौन सी वर्ग की बात चल रहा है? तो ये किसानों की ही बात चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने की कोशिश करने पर ये जोतदार उन जमींदारों का घोर विरोध करते थे, और रैयत और जोतदार के पक्ष में होते थे, ठीक है। ये रैयत जमींदारों का जमा लगान इन्हीं जोतदारे के इशारे पर भुगतान करते थे। और कई बार तो ये स्थिति होता था कि जोतदार देरी से उन्हें रैयतों को मतलब लगान चुकाने के लिए कहता था। चलो एक बार मैं सही से समझा देता हूँ क्या कहानी है इसका। जमींदार है ना, उनके ऊपर इस्तमरारी बंदोबस्त थोप दिया गया था, ठीक है। और एक वार्षिक रूप से जमींदारों से ब्रिटिश सरकार लगान लेता था, भू राजस्व लेता था। और उतना निश्चित जो लगान लगाया गया है जमींदार पर, राजस्व निश्चित किया गया है, उतना धनराशि को इकट्ठा करने के लिए किसानों पर ज़्यादा इन्होंने लगान लगा दिया जमींदारों ने। जब ज़्यादा जमींदारों पर लगान लगाया गया तो इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि जोतदार वर्ग और रैयत वर्ग दोनों ही जमींदारों का घोर विरोध करते थे, और रैयत और जोतदार एक दूसरे के पक्ष में होते थे। और रैयत जोतदारों के इशारों पर कई सारे काम करते थे। जैसे जोतदार अक्सर रैयतों को भड़काता था जमींदारों के खिलाफ, कि आप देरी से जमींदारों को टैक्स भुगतान करना, मतलब लगान भुगतान करना। और इससे जब देरी से रैयत जमींदारों को लगान देते थे, तो इससे जमींदार वर्ग जो है ना, वो ब्रिटिश सरकार को इस्तमरारी बंदोबस्त में थोपी गई भू राजस्व उतना उनको दे ही नहीं पाते थे, जिससे उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। और जब ज़मींदारों की ज़मीन नीलाम होता था तो उन ज़मीनों को जोतदार वर्ग ही खरीदते थे। तो इस तरह से जोतदार जो वर्ग है ना, वो 1770 से 1800 के बीच में ताकतवर होते जा रहे थे, और वहीं पे जमींदार वर्ग कमज़ोर होते जा रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 1770 से 1800 के बीच का कहानी, ठीक है। लेकिन 18वीं सदी जब ख़त्म हुआ और 19वीं सदी का शुरुआत हुआ, ठीक है, यानी 1800 के बाद, तब ज़मींदारों की स्थिति सुधरने लगा था। तो उसकी बात हम अलग से करेंगे। हम अभी भी बात कर लेते हैं कि ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ क्यों नीलाम हो रही थी, ठीक है, 1770 से 1800 के अंदर, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि जमींदार लोग अपने जमींदारियों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखते थे। इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि जमींदार अपने संपत्ति को नीलाम होने से कैसे बचाते थे, तरीका बताओ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, और जो अभी करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से सही से सुनिएगा। जमींदार लोग अपने जमींदारियों पर निम्नलिखित ढंग से नियंत्रण रखते थे, और वो तरीका क्या था वो जानते हैं हम। तो पहला जो तरीका था वो था फर्जी बिक्री का तरीका, ठीक है। अब देखते हैं, जमींदारों ने राजस्व की विशाल धनराशि न चुकाने की स्थिति में कंपनी से अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए, ठीक है,
एक तरीका अपना लिया था और इन्हीं तरीका को कहा गया फर्जी बिक्री तकनीक। अब फर्जी बिक्री तकनीक में क्या होता था ये जानना जरूरी है। तो जमींदार ने नीलामी की प्रक्रिया में अपने एजेंडों के माध्यम से ही अपनी भू संपदा का ऊंचा बोली लगवाया और इस तरह जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले में ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा और एक बार फिर जमींदारों के एजेंट ने ही उसे उचित दाम लगाकर खरीदा और फिर एक बार फिर खरीद की रकम नहीं अदा की गई और एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही जब तक नीलामी में बोली लगाने वाले थक नहीं जाते थे। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर ही जमींदारों को बेचना पड़ा। ठीक है, और वो इस तरह से क्या जमींदारों के पास ही संपत्ति रह गया और ब्रिटिश सरकार के नज़रों में वो संपत्ति बिक भी गया। तो इस तरह से जमींदार अपने संपत्ति को बचाते थे। दूसरा जो तरीका था संपत्ति बचाने का वो है महिलाओं के नाम पर संपत्ति कर देना। ठीक है, हस्तांतरण कर देना। और इसका एग्जाम्पल मिलता है बर्दवान के राजा से। बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता के नाम कर दिया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों के संपत्तियों को नीलाम नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बर्दवान के राजा ने अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने माता के नाम पे कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है जमींदार कभी भी राजस्व पूरी तरह से नहीं चुकाते थे जानबूझ करके। ठीक है, कई बार तो मजबूरी होता था क्योंकि रैयत है वो उनको टैक्स टाइम पे देते नहीं थे और ऐसे में जमींदारों के पास उतना पैसा हो नहीं पाता था जितना कि इस्तिमरारी बंदोबस्त में थोपी गई है उनके ऊपर। तो कई बार मजबूरी में जमींदार वर्ग राजस्व नहीं दे पाते थे कंपनी को और कई बार जमींदार खुद ही अपने मर्जी से पूरा राजस्व नहीं अदा करते थे और इस तरह से कभी कभार ही बची हुई राजस्व कंपनी वसूल पाती थी। यानी कि मान लेते हैं कि राज्य एक जमींदार पर 1 लाख रुपया का सालाना राजस्व निश्चित किया गया, लेकिन ये राजा जो था जमींदार जो था वो अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ 80,000 या 70,000 या 90,000 ही दे पाते थे। ठीक है, और बाद बाकी नहीं देते थे और अगले साल भी वो ऐसे ही घटा के देते थे। तो इस तरह से जो बचा हुआ जो राशि है ना, ब्रिटिश सरकार जमींदारों से ले ही नहीं पाते थे, वसूल कर ही नहीं पाते थे। तो इस तरह से अपने संपत्ति को बचाया। नेक्स्ट है नए खरीदारों को जमीन पर कब्जा न दिया जाता था। अब क्या होता था ये कहानी समझना जरूरी है। जमींदार लोग और कई तरीकों से जमींदारियों को नीलाम करने से बचाते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में जमींदारों की जमीन खरीद लेता था तो उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी पुराने जमींदार अपने बाहुबल की मदद से, अपने ताकत की मदद से खरीद जो नए खरीदारक है उनको मार पीट करके उन लोगों को भगा देते थे। ठीक है, और कई बार क्या होता था कि कभी-कभी तो पुराने रैयत जो पुराने ज़मींदार के ज़मीन पर सदियों से कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, तो उनका लगाव ना पुराने ज़मींदारों से होता था। तो ऐसे में नए ज़मींदार जब आते थे उस पर कब्ज़ा करने के लिए, तो रैयत वर्ग ही नए खरीदारों को ज़मीन में घुसने नहीं देते थे और उनको मार-पीट कर भगा देते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था कि अ, जो नए खरीदारक है, ज़मींदारों के ज़मीन पर कब्ज़ा ही नहीं कर पाते थे खरीदने के बाद भी। तो इस तरह से ज़मींदार वर्ग अपने ज़मींदारियाँ पर यानी संपत्ति पर नियंत्रण रखा। नेक्स्ट है 19वीं सदी के बाद। ठीक है, मतलब 19वीं सदी की शुरुआतवी की बात चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था 1770 से 1800 के बीच में ज़मींदारों की स्थिति बहुत ही ख़राब रहा। लेकिन 1800 के बाद क्या हुआ यानी 19वीं सदी के शुरुआती में क्या हुआ? तो 19वीं सदी के शुरुआत में ज़मींदारों ने अपना सत्ता मजबूत की थी। कैसे सत्ता मजबूत की थी ये जानना ज़रूरी है। तो देखो 19वीं सदी के प्रारंभ में
जो कृषि वस्तु की कीमत में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। इसीलिए जो ज़मींदार 18वीं सदी के अंत के दशक की स्थिति तकलीफ़ों से गुज़र रहा था, ठीक है? उनकी स्थिति अब मजबूत होने लगा। यानी कि 1770 से 1800 के बीच में ज़मींदार वर्ग जो है ना आर्थिक स्थिति से गुज़र रहे थे, आर्थिक संकट से गुज़र रहे थे। लेकिन जैसे ही 18वीं सदी ख़त्म हुआ और 19वीं सदी की शुरुआत हुआ, तो क्या हुआ कि कृषि वस्तुओं की कीमत अच्छी मिलने लगी, जिससे ज़मींदारों की स्थिति अच्छी हो गई। साथ ही साथ उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत भी कर लिया और राजस्व के भुगतान संबंधित नियमों को कुछ लचीला बना दिया। यानी कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार से यानी ब्रिटिश सरकार से जाकर बात किया होगा कि हम इतना राजस्व तो आपको नहीं चुका सकते, इसलिए राजस्व में कुछ कमी करना चाहिए, ठीक है? तो उन्होंने राजस्व का जो नियम था ना, उसको भी लचीला कर दिया था, ठीक है? कि कम भी दे सकते हैं। तो इन सब की वजह से ज़मींदारों की सत्ता 19वीं सदी के शुरुआत में मजबूत होना शुरू हो गया, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज़मींदारियों पर कैसे ये नियंत्रण रखते थे। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।